हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले मॉडर्न इंडिया, बिपिन चंद्र की बुक मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों कहीं से भी हम बात कर सकते हैं, यूपीएससी से लेकर छोटे से छोटे एग्जाम तक। मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन टॉपिकों पर हम आज चर्चा करेंगे और A to Z वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, आज फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज का प्रभाव। यानी कि ब्रिटिश शासन के समय दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का अर्थव्यवस्था और भारत की समाज है, उस पर अर्थव्यवस्था का किस प्रकार प्रभाव पड़ा, इनके बारे में आज हम ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। ब्रिटिश आर्थिक नीति के अंतर्गत मुख्यतः ब्रिटिश भूभाग व्यवस्था, कृषि का एक व्यवसायीकरण, विउद्योगीकरण, रेलवे का विकास तथा धन का निष्कासन आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि दोस्तों इसमें ये बताया है कि ब्रिटिश में आर्थिक नीति के अंतर्गत जो ब्रिटिश का भू राजस्व व्यवस्था थी, ब्रिटिश शासन के समय कृषि का व्यवसायीकरण और विउद्योगीकरण था, और रेलवे का विकास और धन का जो निष्कासन किया गया था, स्वदेश से विदेश में जो धन ले गए, उनके बारे में आज हम आधुनिक भारत के फर्स्ट टॉपिक में जानेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है आज का भू राजस्व व्यवस्था। क्या टॉपिक है? भू राजस्व व्यवस्था। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व नीति प्रमुख उद्देश्य अधिकाधिक धन प्राप्त करना था। यानी कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति का प्रमुख उद्देश्य था कि भारत में स्वदेश का जो धन था वो विदेशों में ले जाना, ठीक है, ताकि धन के एक मजबूत सैनिक और प्रशासनिक संगठन स्थापित कर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार एवं उसका सुदृढ़ीकरण किया जा सके। यानी कि इसमें यह बताया कि भारत में स्वदेश है भारत, जिसका धन अपने देश में ले जाकर, ब्रिटिश में ले जाकर ब्रिटेन का सैनिक और प्रशासनिक संगठन को बहुत मजबूत करना, और साथ ही साथ ब्रिटिश का साम्राज्य था उसका विस्तार करना, सुदृढ़ीकरण करना, यानी उसका पूर्ण रूप से विकास करना, ठीक है ना। अगला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार स्वतंत्र व्यापार से विश्वास करते थे, और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत पर अधिकार जमा कर अपना स्वतंत्र व्यापार विश्वास पर अपना योगदान देना के लिए भारत आई थी। साथ में उन्होंने आयात और निर्यात से भी अधिक धन प्राप्त करने के बयान भू राजस्व के माध्यम से आधिकारिक धन प्राप्त करने का प्रयास किया है। यानी कि ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत आई और भारत पर अपनी आधिकारिक व्यवस्था बनाई, और फिर भारत से धन जो था उसे लूटकर ब्रिटेन में ले गए थे। अगला पॉइंट है, बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में हुई थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1765 ईस्वी में हुआ था, जिस समय इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा से भू राजस्व प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। यानी कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1765 ईस्वी में हुआ था, और उसके बाद इलाहाबाद में जो संधि की थी अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और इन क्षेत्रों से जो भू राजस्व कर था वो प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त सर्वप्रथम किया था। इसे क्लाइव के द्वारा द्वैध पद्धति लागू की गई, और क्लाइव व्यक्ति था, उन्होंने जो गवर्नर जनरल था, उन्होंने जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में द्वैध शासन पद्धति लागू की थी। इस पद्धति के अंतर्गत बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा से भू राजस्व वसूल करने का अधिकार भी उन्हें मिला था, और क्रमशः मोहम्मद रजा खान, राजा सिताब राय और राय दुर्लभ को ये व्यवस्था दी थी। किंतु इसके द्वारा आधिकारिक भू राजस्व की वसूली करने के
क्रम में दोस्तों कृषकों के शोषण का प्रोत्साहन भी किया गया था और साथ ही साथ भू राजस्व व्यवस्था को दबाए बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने ब्रिटेन शासक जो व्यक्ति थे उन्होंने भारत के साथ शोषण पूर्वक जो भू राजस्व कर प्राप्त किया। आगे बात करते हैं 1772 ईस्वी में वॉरेन हेगस्टी ने द्वैत शासन पद्धति समाप्त कर पंचशाला बंदोबस्त लागू किया और 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन पद्धति को समाप्त कर और फिर उसके बाद उन्होंने बंदोबस्त जो प्रणाली थी पंचशाला बंदोबस्त प्रणाली उसे भारत में लागू कर और भारत में भू राजस्व कर के बढ़ाया गया था। और भारत में दोस्तों 1772 ईस्वी में वॉरेन हेगस्टी ने द्वैत शासन पद्धति को समाप्त कर पंचशाला बंदोबस्त लागू किया जिससे राजस्व भू कर बढ़ाकर उसमें अधिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिक लाभ प्राप्त हो सके। जिसमें यहाँ पर देखिए क्या कर संग्रह का अधिक अधिकार वहां पर ऊंची बोली वाले 5 वर्ष के लिए नीलाम कर दिया गया। यानी कि यहाँ पर बंदोबस्त लागू करने के बाद इस संग्रह का अधिकार था वहां पर दोस्तों जो बोली जाती थी उसे 5 वर्ष के लिए और जो भू राजस्व कर व्यवस्था थी उन्हें नीलामी कर दी। और साथ ही यहाँ पर नीलामी में जमींदारों को हतोत्साहित भी किया गया। साथ बड़े बड़े ठेकेदारों को प्राथमिकता भी दी गई। अधिकार ठेकेदार चट्टेबाज थे और उन्हें न तो भूमि की जानकारी थी और न ही कृषकों के हित में कुछ सोचा भी था उन्होंने। और इन ठेकेदार कृषकों ने अधिकतम कर प्राप्त करने का प्रयास किया और अधिक से अधिक किसानों पर टैक्स लगाकर उन्हें अधिक से अधिक कर देने पर मजबूर भी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यक्तियों ने किया। और साथ ही जिसमें परेशानी होकर कई कृषकों ने खेती करना ही छोड़ दिया और भू राजस्व नीति के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने कर व्यवस्था अधिक ली तो दोस्तों कुछ कृषकों के पास इतनी आमदनी नहीं होती थी तो उन्होंने दोस्तों कृषि जो खेती थी वो करनी ही छोड़ दी क्योंकि नीलामी ऊंची कीमतों पर की जाती थी और ठेकेदार अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता था। और दोस्तों नीलामी थी जो ऊंची कीमतों पर की जाती थी जिससे किसानों और ठेकेदारों को लाभ प्राप्त नहीं होता था इसलिए उन्होंने नीलामी करनी छोड़ दी जिससे ठेकेदारों ने अगली नीलामी में भाग लेने के लिए कम रुचि दिखाई। और धीरे धीरे आगे से जो समय बढ़ता गया जिसमें ठेकेदारों ने नीलामी में दोस्तों भाग लेने की रुचि कम कर दी समाप्त कर दी। 1774 ईस्वी में पंचशाला बंदोबस्त की समाप्ति भी किया गया और दोस्तों पंचशाला जो बंदोबस्त थी उसको 1774 में इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया किंतु ये प्रणाली भी असफल रही थी। हालात ऐसे ही हो गए थे कि इसमें हालात इस प्रकार हो गए थे कि 1789 में लॉर्ड जो कॉर्नवालिस ने कहा था कि कंपनी के अधीन साम्राज्य का तीसरा भाग केवल उजाड़ रहा है। यानी कि कंपनी की जो अधीन जो साम्राज्य है जिसका तीसरा भाग कंपनी को देना पड़ता था वही जंगली पशु से बचते थे और जो तीसरा भाग जंगली पशुओं से जो खेती का बचता था वो पूरा भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था इसलिए किसानों को उसमें कोई फायदा नहीं होता था। इस परिस्थितियों में कंपनी के अधिकारियों ने भू राजस्व जो व्यवस्था है उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना प्रारंभ कर दिया जिसे कुछ परिणाम सामने आए और जो इस परिस्थितियों के कारण किसानों ने खेती करनी बंद कर दी तो भू राजस्व व्यवस्था की इस पर गंभीरता हुई जिससे खेती बंद हो गई। तो इसका कुछ गंभीरतापूर्वक कुछ चुनौतियों पर पेश की गई और इस पर कुछ परिणाम निकला जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने निकाला था। अंग्रेजों ने भारत में प्रमुख 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था अपनाई थी। भारत में
ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा अंग्रेज ने भारत में भू राजस्व व्यवस्था नहीं है। ये 3 भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों ने भारत में अपनाई थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था और तृतीय थी महालवाड़ी व्यवस्था। फर्स्ट में दोस्तों अंग्रेजों ने पहले स्थानीय बंदोबस्त व्यवस्था, भू राजस्व कर व्यवस्था थी वो सब अपनाई। दूसरी कर व्यवस्था है रेतवाड़ी व्यवस्था और थर्ड में आती है माहलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, अगला बात करते हैं स्थायी जमींदार बंदोबस्त। इस व्यवस्था में लॉर्ड कॉर्नवेलिस द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारसी जो डिवीजन में उत्तर कर्नाटक में इसे लागू किया गया था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भूभाग सम्मिलित था। इस क्षेत्र में लागू की गई व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के साथ स्थायी रूप से अनुबंध किया गया था, अतः इस व्यवस्था के जमींदार बंदोबस्त कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में के जो बनारस डिवीजन नाम की उत्तर कर्नाटक में स्थायी जमींदार बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया, जिससे उन्हें कर देना पड़ता था। इसका क्या कारण है और इसका क्या उद्देश्य है, इस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को अपनाने के पीछे निम्नलिखित कारण या उद्देश्य थे। इसमें से देखिए स्थायी एवं आधिकारिक भू राजस्व राशि प्राप्त करना, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रसार हेतु निश्चित योजना बनाई जा सके। यानी कि स्थायी एवं अधिकतम भू राशि प्राप्त करना, ताकि ब्रिटिश का जो साम्राज्य है उसके प्रसार के लिए कुछ निश्चित योजना बनाई जा सके। प्रशासनिक झटकों से बचना और फिर ताकि आधिकारिक प्रयोग में मुख्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण हेतु किया जा सके। यानी कि प्रशासनिक जो झंझट थे उनसे दोस्तों बचना, और ताकि जो आधिकारिक व्यवस्था थी उसमें मुख्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का एक सुदृढ़ीकरण हो सके, इसके बारे में। थर्ड पॉइंट है ब्रिटिश साम्राज्य में रक्षा हेतु जमींदारों के रूप में मित्रों का एक वर्ग तैयार करना, ताकि उसका प्रयोग ब्रिटिश सुरक्षा पंक्ति के रूप में किया जा सके। फोर्थ में कृषि योग्य भूमि का उत्पादन में वृद्धि की जा सके, क्योंकि वहाँ पर किसानों के क्षेत्र में सुधार हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अंग्रेज और जमींदार या कृषकों के बीच में निभाई जा सकती थी। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कंपनी के आधिकारिक कृषि भूमि थी, वो कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं कर पाते थे और न ही कृषकों को आर्थिक स्थिति इस योग्य थी और वे इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। यही कारण है कि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जमींदारों के साथ दोस्तों बंदोबस्त की व्यवस्था थी वो लागू की गई थी। अगला पांचवा है स्थायी बंदोबस्त में जमींदार वर्गों की जो प्राथमिक देने के पीछे कुछ उद्देश्य गांवों में एक समृद्धशाली वर्ग का निर्माण करना था, ताकि ब्रिटिश के वस्तुओं को ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार प्राप्त हो सके, तथा और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रा का प्रवाह ग्रामीण क्षेत्रों की ओर हो सके। अब जो भू राजस्व व्यवस्था लगाई थी इसकी प्रमुख क्या विशेषताएं थी, इस पर जानेंगे। फिर बात करेंगे कि भू राजस्व व्यवस्था का कर अधिक था तो उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा इनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ की विशेषताओं के बारे में फर्स्ट विशेषता है ये अनुबंध स्थायी रूप से जमींदारों के रूप में किया गया था, अर्थात उत्पादन चाहे वृद्धि हो या कमी कंपनी के एक निश्चित राशि के रूप में प्राप्त होती थी। अगला है इस व्यवस्था में जमींदारों की भूमि का मालिक माना गया और उन्हें जमींदार की खरीद बिक्री का भी अधिकार दे दिया गया। थर्ड पॉइंट है भूमि की जमींदारों का अधिकार होता था जब तक वे निश्चित तिथि में नियमित रूप से सरकार को देते थे, और किंतु 1794 में सूर्यास्त कानून के अनुसार निश्चित तिथि में शाम तक जमींदार भू राजस्व चुकाना
नहीं करता था तो उसे संबंधित जमींदारों की जमींदारी जो जमीन थी उसे नीलाम कर दिया जाता था। और फिर भू राजस्व के दोस्तों 1/11 हिस्सा जमींदार का था, जबकि 10/11 हिस्सा सरकार का होता था। अब बात करते हैं भू राजस्व व्यवस्था के प्रमुख प्रभाव क्या थे, फिर सकारात्मक प्रभाव और फिर नकारात्मक प्रभाव के बारे में जानते हैं। यहाँ पर पहले सकारात्मक प्रभाव। तो भू राजस्व व्यवस्था के सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर फर्स्ट, ब्रिटिश सरकार के स्थायी रूप से एक बड़ी राशि प्राप्त होती थी और जिसकी सहायता से अंग्रेजों ने एक मजबूत सेना का निर्माण किया और साम्राज्य का धीरे धीरे आक्रमण कर अपने जो विस्तार किया अपने साम्राज्य का। और फिर ब्रिटिश प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारियों के बेहद वेतन भत्ते भी अधिक बढ़ाए गए थे। सेकंड, इस व्यवस्था में ब्रिटिश अधिकारियों की कम भागीदारी थी, जिसमें उनका उपयोग अन्य क्षेत्रों में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत प्रदान करने हेतु किया जाता था। ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों के रूप में द्वितीय जो सुरक्षा पंक्ति प्राप्त हो रही थी। उदाहरण के रूप में माने तो 1857 के विद्रोह के बहुत से जमींदारों ने विद्रोहियों के साथ नहीं दिया पर बल्कि विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता भी की थी। उसी प्रकार पावना विद्रोह के दौरान कृषकों को नाराजगी ब्रिटिश सरकार के प्रति नहीं थी बल्कि जमींदारों के विरुद्ध थी और इस मौके में कृषकों ने कहा था कि जमींदारों को नहीं बल्कि विक्टोरिया की रियायत है। अगली प्रश्न देखिए, अगला पॉइंट है भारतीय जमींदारों को भी इस व्यवसाय का लाभ प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत थी और इस धन का उपयोग जमींदारों के लिए शैक्षणिक, कलात्मक, औद्योगिक और व्यावसायिक विकास के लिए किया जाता था। अगला पॉइंट है कृषि के क्षेत्र में वाणिज्यकरण जिसमें प्रोत्साहन दिया गया था और भारत में स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया था, यानी कि स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ा गया था। अगला पॉइंट नकारात्मक प्रभाव, यहाँ पर इस व्यवसाय में अंग्रेजों को एक बड़ी एवं एक स्थायी राशि अवश्य प्राप्त हुई थी किंतु कृषि योग्य भूमि का उत्पादन वृद्धि होने के साथ साथ सरकार की आय में वृद्धि नहीं हुई थी। अगला पॉइंट ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरा जमींदारों को भी इस व्यवसाय का लाभ प्राप्त नहीं हुआ था क्योंकि भू राजस्व की राशि भूमि की उत्पादक से अधिक मानते हुए बहुत अधिक निश्चित की गई थी जिससे ये जमींदार निश्चित तिथि पर राजस्व जमा नहीं कर पाते थे, परिणाम स्वरूप उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। अगला पॉइंट है सूर्यास्त कानून के अंतर्गत जमींदारी की नीलामी किए जाने के लिए अनेक समस्याओं ने जन्म दिया। प्रथम ब्रिटिश सरकार ने प्राथमिक झंझटें को कम करने होने की बजाय बढ़ गई और यहाँ पर द्वितीय में इस व्यवस्था में दूरस्थ जमींदारों का निर्माण हुआ। ऐसे जमींदारों के द्वारा कृषकों से अधिकाधिक शोषण भी किया जाता था जिससे कृषक उपद्रवी विद्रोह प्रारंभ हो जाते थे। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन के आधार पर भी इसे कमजोर हो गया था। तृतीय पॉइंट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों के विद्रोह होने के जिसमें दूरस्थ जमींदार जो ब्रिटिश सरकार की कुछ खास मदद नहीं कर पाते थे। चतुर्थ पॉइंट है दूरस्थ जमींदारों के कारण न तो ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि वर्ग का निर्माण हुआ और न ही शहरों में कुछ मुद्रा प्रवाह ग्रामीण क्षेत्रों का और विकास हो सका। इसके विपरीत ग्रामीण मुद्रा का प्रवाह शहरों की ओर होने लगा। धीरे धीरे इस ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, भूखमरी जैसी आर्थिक समस्याओं का जन्म हुआ है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में सर्वाधिक नुकसान कृषक क्षेत्र को हुआ था क्योंकि इसमें देखिएगा कृषकों से भूमि की स्वामित्व छीन कर जमींदारों को दे दी गई। भू राजस्व में राशि बहुत अधिक और निश्चित की गई थी। सूर्यास्त कानून के अंतर्गत ग्रामीण जमींदारों की भूमि छीन कर शहरी जमींदारों को नीलाम कर दी गई थी क्योंकि शहरी जमींदारों को कृषकों से भी कुछ लेना देना नहीं था, अतः उनको कुछ कृषकों पर अनेक जुल्म भी किए जाते थे तथा जबरन एवं आधिकारिक भू राजस्व भी उनसे वसूला जाता था। यहाँ पर देखिए इस व्यवस्था में जमींदारों को कृषि में क्रय विक्रय का अधिकार भी दिया गया था। इसमें कुछ अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई और उसमें प्रथम विखंडन
विखंडन करने का प्रोत्साहन भी मिला और इसमें न्यायिक विवाद बढ़े और इसमें उत्पादक में कमी आई और भूमि का मूल्य बढ़ गया और इसमें धन वाला वर्ग को भूमि खरीद सकता था और जो निर्धन नहीं है अतः उसे धनवान अधिक धनी, निर्धन अधिक गरीब होते गए और धनवान है जो अधिक धनी होते गए। इस व्यवस्था में भू राजस्व नकल से वसूले किए जाने वाले कृषक नकद कृषि के लिए हेतु विवश हो गए थे। खाद्यान्न फसलों की कीमतें कम हो चुकी थी, नकदी फसलें अधिक हो चुकी थी तथा कृषक नकदी फसलों की खेती से भू राजस्व चुका सकते थे, किंतु वाणिज्य नकदी कृषक जो कृषि से कृषकों को अनेक प्रकार की हानियां भी होती थी और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए खाद्यान्नों की मात्रा कम थी, भूखमरी की स्थिति का निर्माण हो गया था। द्वितीय कारण था कि वाणिज्यिक खेती का प्रारंभ होने से कृषकों, महाजन और साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था और धीरे धीरे वो ऋणग्रस्तता बढ़ जाती और कृषक दोस्तों उस ऋण को नहीं उतार पाते थे। अब बात करते हैं भारत में ब्रिटिश शासन के समय रेतवाड़ी व्यवस्था। भारत में रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था, इसके बारे में 1799 में टीपू तथा 1818 में मराठों की पराजय के उपरांत अंग्रेजी अधिकार मद्रास, बॉम्बे में भी हो गया था, जिसमें नवजीवन क्षेत्रों में आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु भू राजस्व व्यवस्था निश्चित की गई। रेतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंट में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भाग जिसमें भारत का 51% भाग सम्मिलित था। इस व्यवसाय में सर्वप्रथम 1792 में कर्नल रीड के द्वारा 12 माइल क्षेत्रों में लागू की गई थी। इस व्यवस्था को 1820 में मुनरो के साथ मद्रास प्रेसिडेंट में और 1825 में एलिफेंट के द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। इन क्षेत्रों में अपनाई गई व्यवस्था के अंतर्गत क्योंकि अनुबंध कृषक क्षेत्र के साथ है उसे रेतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। अब दोस्तों रेतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? रेतवाड़ी व्यवस्था इसमें मैं आपको बता दूं 1799 के समय टीपू सुल्तान का शासन था, 1818 में मराठों का शासन था और ये मैं बता देता हूँ कि 1799 में टीपू सुल्तान की हार के बाद भारत में भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया था और 1818 में मराठों की पराजय के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका शासन हो गया था। उसके उपरांत यहाँ पर देखिएगा कि मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंट में रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसमें यहाँ पर देखिए ब्रिटिश भारत का 51% भाग सम्मिलित था, यानी कि ब्रिटिश भारत का 51% भाग पर रेतवाड़ी व्यवस्था लगाई गई थी और इस व्यवस्था में सर्वप्रथम 1792 में कर्नल रोड के द्वारा 12 माइल क्षेत्रों में लागू की थी। कर्नल रीड नाम के व्यक्ति था जो जनरल था, उसने 1792 ईस्वी में 12 माइल क्षेत्र में लागू की और इस व्यवस्था को दोस्तों 1820 में मुनरो के साथ मद्रास प्रेसिडेंट में इसे लागू किया गया था और दोस्तों 1825 में देखिए एलिफ्रेस्ट के द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। इस प्रकार ये दोस्तों रेतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत था उस पर 51% भाग पर लागू किया, जिससे उन्हें अधिक कर देना पड़ता था। यही रेतवाड़ी व्यवस्था है। अब बात करता हूँ रेतवाड़ी व्यवस्था लगाने के क्या कारण थे और इस रेतवाड़ी व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट, स्थानीय बंदोबस्त में अंग्रेजों को कृषि उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ भू राजस्व से अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, अतः उन्होंने अंग्रेजों ने मद्रास एवं बॉम्बे में अस्थायी अनुबंध लगा दिया, यानी कि कृषकों से स्थायी बंदोबस्त में कृषकों से जो भू राजस्व कर लिया जाता था उससे दोस्तों अंग्रेजों को अधिक लाभ प्राप्त नहीं होता था, तो उन्होंने कर को अधिक बढ़ाने के लिए वहाँ उस क्षेत्रों में रेतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया। सेकंड में दक्षिण एवं पश्चिमी भारत में उत्तर भाग के दक्षिणी तरह के कई स्पष्ट वर्ग नहीं था, अतः अंग्रेजों ने सीधे कृषकों के साथ अनुबंध किया, यानी कि दक्षिण और पश्चिमी भारत में जो उत्तरी भारत के जमींदारों ने
कुछ लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, तो कृषकों के साथ उन्होंने कुछ जबरदस्त अनुबंध लगाए, जिससे कुछ रेतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कर लगाया। और फिर थर्ड पॉइंट देखिए, मुनरो तथा एलिफेंट जैसे आधिकारिक एवं उपयोगिता विचार का प्रभाव था। इसका मानना था कि जमींदारी वर्ग था वो अनुपात वर्ग होता था और भू राजस्व में अनुबंध सीधे कृषि के साथ किया जाता था और भू राजस्व व्यवस्था कृषि क्षेत्र पर लगाया गया था। अगला पॉइंट, स्थानीय बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के द्वारा यहाँ पर देखिए कृषकों का अत्यधिक शोषण किया जाता था। साथ ही जमींदारी व्यवस्था के कारण कृषि के विकास क्षेत्रों में नगण्य प्रयास रहा। अतः इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नवीन भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया गया। और जो दोस्तों भू राजस्व व्यवस्था था वो पुराना था, तो कुछ उसमें कुछ बदलाव किया गया। उनमें कुछ जो कर थे उन्हें बढ़ाकर नवीन भू राजस्व व्यवस्था का उपबंध लागू किया गया था, जिसे रेतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। आगे बात करता हूँ, रेतवाड़ी व्यवस्था लगने के बाद यहाँ पर कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इस व्यवस्था में भूमि में स्वामी कृषकों को किया गया, यानी कि इसमें दोस्तों व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का स्वामी कौन होगा, कृषक होगा। रेतवाड़ी व्यवस्था में पहला कानून क्या था कि भूमि का पहले मालिक कोई अलग था और कृषक होकर कृषक जो ऋण देते थे। पर अब क्या किया गया, भूमि का मालिक कृषक स्वयं होगा। कृषि भूमि का क्रय विक्रय कर सकता है और जो खेती करने वाला कृषक होता है वो जमीन का क्रय और विक्रय कर सकता है, किंतु लगान की आमदनी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती है। और अगर जो लगान है, जो अंग्रेजी जो ब्रिटिश शासन ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाई थी, वो लगान अगर चुकती नहीं होती थी तो कृषक से भूमि छीन ली जाती थी। बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो रेतवाड़ी व्यवस्था से भू राजस्व का प्रबंध जिसमें अस्थायी रूप से 10 से 40 वर्षों के लिए किया गया था। समय समय पर इनका पुनर्निरीक्षण भी किया जाता था। इस व्यवस्था के उत्पादित राशि का 50 से 60% निर्धारित किया गया था। अब देखिए रेतवाड़ी व्यवस्था में कौन सा सकारात्मक प्रभाव पड़ा, कौन सा कृषकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस व्यवस्था में सरकार और रेतों के मध्य संबंध अच्छा बना। और दोस्तों रेतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कृषक को माना गया और उन्हें भूमि की विक्रय करने का भी अधिकार दिया गया। अगला देखिएगा, रेतवाड़ी व्यवस्था में भूमि के सर्वेक्षण के उपरांत उत्पादकता शक्ति के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया गया। साथ ही कृषकों को छूट दी गई और जो कृषक भूमि को जोतना चाहे उस भूमि को आसानी से जोत सकता है। बात करते हैं इस व्यवस्था के नकारात्मक प्रभावों पर। तो दोस्तों प्रारंभ में भूमि की उत्पादकता शक्ति के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया गया था, किंतु उसे मानने के आधार पर कृषकों पर बहुत अधिक भू राजस्व निश्चित किया गया। इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी नाममात्र के लिए कृषकों को दिया गया। वास्तव में भू राजस्व राशि बहुत अधिक होती थी और जिसे कृषक भू राजस्व राशि नहीं चुका पाते थे। परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी भूमि गंवानी भी पड़ती थी और साथ ही इस पद्धति में भूमि को विक्रय योग्य बनाना दिया जाता था, जिसमें भूमि को विखंडित का प्रोत्साहन भी दिया गया, जिससे अनेक समस्या उत्पन्न होती थी। न्यायिक विवाद बढ़े थे और उत्पादक में कमी आई थी और भूमि में मूल्य भी बढ़ गया था, क्योंकि धनवान वर्ग भूमि खरीद सकता था, निर्धन नहीं। अतः इसलिए धनवान अधिक धनी और निर्धन था वो अधिक गरीब होता चला गया। इस व्यवस्था में भू राजस्व के प्राय नकद में कुछ वसूला किया भी जाता था, जिससे कृषक नकदी कृषि करने के लिए विवश होते थे और विस्तार खाद्यान्न फसलों की कीमत भी कम होती थी, जबकि नकदी फसलों की अधिक। अतः कृषक नकदी फसलों की खेती कर ही अपनी भूमि का राजस्व चुकाते थे, किंतु वाणिज्य कृषि में
यहाँ पर कृषकों को अनेक प्रकार की हानियाँ भी होती थी। इसमें प्रथम हानि देखिए, खाद्यान्न की मात्रा में कम हो जाना, जिससे भूखमरी की स्थिति निर्मित होना। द्वितीय देखिए, वाणिज्यिकरण खेती का प्रारंभ में कृषकों को महाजन और साहूकारी से ऋण लेना और उसे ऋणग्रस्तता भी हो जाती थी। इस व्यवस्था में कृषकों के साथ अनुभव स्थायी रूप से नहीं थे और इसके बाद कृषकों को आर्थिक स्थिति में मजबूती नहीं थी। परिणाम स्वरूप कृषकों में इस कृषि विकास हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किया गया था। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था क्या है? इस व्यवस्था पद्धति के अंतर्गत जन्मदाता होल्ट जो मैकेंजी को माना जाता है, 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉम्स ने इस बंदोबस्त व्यवस्था को अपनाया था। इस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य का 30% भाग में इस व्यवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। महाल शब्द का तात्पर्य जागीर या गांव था। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर की गई इकाई कृषि खेती नहीं बल्कि ग्राम या मोहल्ले में माना जाता था। इसके व्यवस्था के द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। अब इसकी दोस्तों क्या कारण थे, इसका क्या उद्देश्य था? अन्य भू राजस्व व्यवस्था के अनुरूप महालवाड़ी व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य अधिकारक धन प्राप्त करना, साथ ही इस व्यवस्था को अपनाने का भी प्रमुख कारण बना था। इस क्षेत्रों में ये व्यवस्था लागू की गई थी कि उस क्षेत्रों में प्राचीन काल में भू राजस्व का जो अदायगी हेतु जो उत्तरदायित्व प्रणाली वर्चित थी। अब बात करते हैं विशेषताएं। महालवाड़ी विशेषताएं थी, महालवाड़ी व्यवस्था में ग्राम की समस्त भूमि ग्राम सभा को माना जाता था। ग्राम सभा में एक किसान लंबदार होता था, तो पूरे गांव में राजस्व की वसूली कर सरकार को वो वसूली कर मालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत देता था। सरकार इसी लंबदार को जमीन का मालिक मानती थी। लंबदार लगान न चुका पाने के कारण कृषक को जमीन छोड़ने जिसमें जमीन थी जिसमें सीने का अधिकार भी रखता था। छोटे किसान यदि राजस्व नहीं चुका पाते थे तो मजबूर दस उससे बड़े किसान ही राजस्व चुकाना पड़ता था। यदि इस व्यवस्था में भू राजस्व की राशि अस्थायी रूप से प्राय 30 वर्ष के लिए निर्धारित की गई थी, तो भू राजस्व में वसूली जो नकद थी उनके रूप में की जाती थी और उत्पादकता का लगभग 66% महालवाड़ी व्यवस्था के दौरान भू राजस्व कर व्यवस्था लागू की गई थी। अब बात करता हूँ महालवाड़ी व्यवस्था के प्रभाव। इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषकों के शोषण को प्रोत्साहन भी मिला था। इसमें भूमि की उत्पादकता को अत्यधिक मानते हुए भू राजस्व के राशि बहुत अधिक निश्चित की गई थी। अतः कृषक थे उन्हें उचित समय पर लगान अदा नहीं कर पाते थे और जिससे छोटे किसानों से जमीन लेकर बड़े किसान को दे दी जाती थी। इस व्यवस्था को जो कि संपन्न कृषक को भू राजस्व दे पाते थे, अतः लंबदार छोटे किसान भूमि छीन कर बड़े किसानों को दे देते थे। प्राय ये कृषक दोस्तों जमींदारों के रूप में छोटे कृषकों का शोषण भी करते थे। अब दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था के निष्कर्ष के बारे में जानते हैं। निष्कर्ष ये कहा जा सकता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के द्वारा भारत में अनेक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। इस प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था में मुख्य दो उद्देश्य थे। प्रथम आधिकारिक धन प्राप्त करना और दूसरा है कृषकों की सुरक्षा। किंतु इन दोनों उद्देश्यों में आंतरिक विरोधाभास भी था और प्रथम उद्देश्य में पूर्ति कृषकों के शोषण के उपरांत ही हो सकता था। यही कारण है कि सभी प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार को तो आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ और इससे दोस्तों किंतु कृषकों को स्थित अत्यधिक दयनीय हो गई थी। इसकी कृषकों की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई थी और इससे कुछ मिलाकर ब्रिटिश भू राजस्व नीति से किसानों को निर्धनीकरण का और ग्रामीण ऋणग्रस्तता, महाजनी प्रथा, कृषि दासता और उसमें उत्पादन में कमी आदि समस्याएं कृषकों के सामने थी। अब बात करते हैं समग्र ब्रिटिश भू राजस्व नीति के प्रभाव, यानी कि महालवाड़ी, रैयतवाड़ी ये भू राजस्व व्यवस्था थे। इनके बाद समग्र ब्रिटिश भू राजस्व नीति थी, उसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा।
अब बात करते हैं समग्र ब्रिटिश भू राजस्व नीति के प्रभाव। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के तहत लाई गई ब्रिटिश प्रणाली के ऊपरी तौर पर चाहे जो भिन्न रही है, किंतु प्रमुख लक्ष्य ब्रिटिश साम्यवादी हितों को पूरा करना तथा आर्थिक अधिवेशन में भारत से निकालना था। ब्रिटिश भू राजस्व नीति के दुष्प्रभावों को निम्नलिखित रूप से किसानों को समस्या थी वो झेलनी पड़ी थी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है भूमि को अहस्तीकरण बनाना, यानी कि दोस्तों भूमि को हस्तांतरणीय बनाना। ब्रिटिश भू राजस्व नीति के अंतर्गत भूमि को क्रय विक्रय योग्य बना दिया जाता था, जिससे विपत्ति में समय पर न चुकाने की स्थिति में जमीन को बेचना या इसे गिरवी रखा जाता था। ऐसी भूमि में विखंडन को प्रोत्साहन भी मिलता था। परिणाम स्वरूप अनेक समस्याओं का जन्म भी होता था। भूमि को दाम बढ़ाने लगे और साथ ही यहाँ पर देखिए संयुक्त परिवार टूटने भी लगे थे और इसमें न्यायिक विवाद से भी वृद्धि हुई है और ग्रामीण को जो क्षेत्र थे उनमें कृषकों में ऋणग्रस्तता भी बढ़ी थी। अब देखिए उत्पादन में कमी, अत्यधिक लागत के कारण किसानों में पुनर्विहित हो गए थे, अतः वे किसान के विकास हेतु खाद, उन्नति बीज, नवन तकनीकी आदि का प्रयोग नहीं कर सकते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता में गिरावट आती थी। इसके विपरीत जिसके पास पूंजी थी, जैसे जमींदार साहूकार आदि, उसे रूसी की कृषि विकास नहीं थी। इसके प्रमुख ये कारण था कि सूर्यास्त कानून के अंतर्गत अत्यधिक लगान के कारण प्राय जमींदार किसानों की दूसरी जगह पर दूरस्थ जमींदारों को भी भूमि का स्वामित्व दे दिया जाता था, अतः इसमें शहरी जमींदारों ने यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में धन निष्कासन करने की रुचि नहीं रखी थी। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, अनुपस्थित जमींदारी प्रथा का विकास। इसके परिणाम स्वरूप जहाँ एक और कृषक के शोषण को प्रोत्साहन भी मिला था, वहीं दूसरी ओर कृषक के उपेक्षा विकास भी नहीं हुआ था। अगला पॉइंट, कृषकों की ऋणग्रस्तता। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने किसानों को दरिद्रता बनाकर उन्हें कर्ज के बोझ के तले दबा दिया था। परिणाम स्वरूप वे साहूकार के चंगुल में फंस गए थे और कृषक से भूमिहीन मजदूरों को में तब्दील हो गए थे। यानी जो कृषक थे वे भूमिहीन मजदूर जो थे उनके रूप में तब्दील हो गए थे। अकाल एवं भूखमरी में वृद्धि। अत्यधिक लगान होने के कारण ब्रिटिश में कच्चे माल की मांग के कारण ब्रिटिश को परंपरागत खाद्यान्न की जगह नकली फसलों को उगाने के लिए बाध्य होना पड़ा। परिणाम स्वरूप अकाल और भूखमरी में वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्रों में नवीन वर्गों का उदय, जिसमें यहाँ पर ब्रिटिश भू राजस्व नीति में कृषि के नवीन वर्गों का जन्म हुआ है। स्थायी बंदोबस्त के कारण यहाँ पर जमींदारों का उद्योग भू राजस्व के रूप में हुआ है, तो कृषि को जो मजदूरी और दास के प्राय के रूप में थे, और यहाँ पर देखिएगा मजदूर या दास कृषकों के बन चुके थे वे व्यक्ति जो जमींदार गरीब थे। और वही रियायतवाड़ी व्यवस्था के कारण साहूकारों का उदय हुआ और ब्रिटिश भू राजस्व नीति के 3 प्रकार के शोषण तंत्रों का उदय हुआ। पहला है ब्रिटिश सरकार और जमींदारी और साहूकारी। अब बात करते हैं उद्योगों की जगह भूमि में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना। भूमि का समावित था। भूमि पर उनका अधिकार प्राप्त होने के लिए लोगों के आकर्षण जमीन की ओर बढ़ा। प्रस्तुत विस्तृत 19वीं सदी के आरंभ में कुटीर उद्योग विनाश की स्थिति में पहुंच गए। इससे परिजनों एक साहूकारों ने अपनी भूमि थी उसमें लगान शुरू कर दी और फिर परिणाम स्वरूप कृषि के अतिरिक्त दबाव भी बढ़ा, जिससे नकारात्मक प्रभाव कृषकों के सामने आए हैं। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे, नहीं इसी वीडियो में बात कर लेते हैं कृषि के व्यवसायीकरण के बारे में, फिर अगले वीडियो में हम औद्योगिकरण के बारे में बात करेंगे। तो इसमें देखिए कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि का व्यवसायीकरण का तात्पर्य है खाद्यान्न फसलों के बदले नकदी फसलों में उत्पादन में प्रोत्साहन देना। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में नकदी फसल थे जैसे चाय, कॉफी, अफीम, कपास आदि की खेती पर बल दिया गया। अब इसके कारण उद्देश्य यहाँ पर देखिएगा, कृषकों को भू राजस्व की बड़ी राशि नकद के रूप में देनी पड़ती थी, जो कि खाद्यान्न फसलों की बिक्री से
नहीं बल्कि नकदी फसलों की बकरी से प्राप्त होती थी। अतः कृषक खाद्यान्न फसलों की बजाय व्यावसायिक फसलों से उत्पन्न करने के लिए बाध्य थे। ब्रिटिश स्थिति में कारखानों के लिए जो कच्चा माल के रूप में नकदी फसलों की आवश्यकता होती थी, अतः भारत में अंग्रेजों द्वारा जिसमें कृषकों को नकदी फसल के उत्पादन हेतु विवश किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन से होने वाला व्यापार में आर्थिक हानि होती थी, क्योंकि इंग्लैंड तथा उसके उपनिवेशों में चाय का जो आयात मुख्यतः चीन से होता था। अतः इसमें आर्थिक हानि को पूरा करने के लिए भारत में नकदी फसल जैसे चाय और अफीम को प्रोत्साहन दिया गया था। अफीम का निर्यात मुख्यतः चीन ही था। चीन से आने वाले व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा होता था, तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में चाय और अफीम को प्रोत्साहन दिया और चाय और अफीम को चीन में बेचा जाता था, जिससे जो आय आती थी उससे जो अपना जो घाटा होता था उससे लाभ प्राप्त हो जाता था। अब बात करते हैं इसके क्या सकारात्मक प्रभाव। स्वनिर्मित ग्रामीण अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ गए थे। कृषि की पूंजीवादी रूपांतरण हुआ और अर्थात कृषि में निवेश भी किया जाने लगा। कुछ क्षेत्रों में महाराष्ट्र और कृष्णा कावेरी डेल्टा आदि में कृषकों की समृद्धि वर्ग अस्तित्व में आया। अंग्रेजों द्वारा नकदी फसलों को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भारत में यातायात तथा संचार के साधनों का विकास भी किया गया। यातायात तथा संचार के साधनों के विकास ने राजनीतिक चेतना को मजबूरी दे दी। अब बात करते हैं नकारात्मक प्रभाव। भारत में नकदी फसलों के आगमन के साथ कृषि में तकनीकी विकास नहीं किया गया, जिससे न तो अपेक्षित उत्पादन हुआ और न ही इसी कृषक योग्य भूमि का विकास हुआ है। इस कृषक फसलों में प्रमुख लाभ मध्य वर्ग को ही होता था, क्योंकि कृषक नकदी फसलों को व्यापारियों और जमींदारों द्वारा महाजनों के माध्यम से बाजार में बेचते थे। नकदी फसलों के उत्पादन से आर्थिक असमानताएं बढ़ी गई। नकदी फसलों के उत्पादन की प्राथमिकता दिए जाने के कारण भारत में खाद्यान्न उत्पादन में कम हो गया और साथ ही भारत में खाद्यान्न फसलों का निर्यात इंग्लैंड से होने लगा, जिससे भारत में भूखमरी को प्रोत्साहन भी मिल गया। और कोट्युम्बर का एक कृषक का कहना था कि नकदी फसलों का उत्पादन इसलिए करते थे क्योंकि हम इसे खा नहीं सकते थे। अब दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में औद्योगिकरण, रेलवे और अगला न्यू पॉइंट के बारे में। आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया इतिहास है, इसे हम पूरा करके ही रहेंगे। तो चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।